जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हमें भेजी है निशा ने। निशा बताती है कि जो मेरे बॉयफ्रेंड है विवेक, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप के अंदर एक घर के अंदर रहती है। उन दोनों ने घर ले रखा है। विवेक का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, वो कभी निशा को डांटते वारते कुछ भी नहीं है। दोनों को घर वालों को पता है कि ये शादी करने वाले हैं। इनका जो प्यार था ये स्कूल टाइम का था। अब इन दोनों के प्यार को करीब 7 साल हो गए हैं। अभी ये दोनों कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के साथ साथ ये थोड़ा काम कर लेते हैं घर का और अपना खर्चा चला रहे हैं। अब दोनों को प्यार को करीब 7 साल हो गए हैं। घर वालों को सबको पता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर एक घर के अंदर रहते हैं। एक दिन की बात है, इनके साथ जो होता है ना, उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी देखना कहानी के अंदर होता क्या है। तो कहानी के अंदर कुछ इस प्रकार होता है कि एक दिन इनके सभी दोस्त इनको बुलाते हैं। मतलब ये कॉल करके उनको बताते हैं कि एक काम करो, हम प्लान को कैंसिल करते हैं, हम तुम्हारे घर के आने के बजाय तुम ऐसा करो हमारे घर पे आ जाओ। तो वो अपने जो दोस्त थे स्कूल टाइम के, उन सबको अपने घर पर बुलाता है। घर पर बुलाने के बाद इनका प्लान बनता है कि हम सब क्लबिंग के लिए चलेंगे, क्लब के अंदर चलेंगे और पार्टी करेंगे। तो करीबी यहाँ से खाना वाना खाकर 9 बजे यहाँ से निकलते हैं और ये एक क्लब के अंदर जाते हैं। विवेक ड्रिंक करता है, उसने खूब ड्रिंक करी अपने दोस्तों के साथ। निशा उसको देखकर खुश थी क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद हंस रहा था अपने दोस्तों के साथ और अच्छे से उनसे बात कर रहा था। निशा जो थी अपनी स्कूल के टाइम की जो दोस्त थी उन सभी से मिलकर आमने सामने बातें कर रही थी। उसके बाद होता क्या है, उन दोनों को पी रखी थी जोरदार की, अब सबने पी रखी थी। अब होता क्या है, वो 2 बजे करीब रात के 2 बज रहे थे। उस समय वहाँ से उस क्लब से बाहर निकलते हैं। सभी कहते हैं कि हम यहाँ से अब घर की ओर चलेंगे। इन दोनों को टालते हुए जो विवेक होता है वो टॉयलेट करने के लिए थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करने चला जाता है और वहाँ पर टॉयलेट करके वापस आता है। जब वो वापस आता है तो निशा उससे बात करती है विवेक से और कहती है कि हम एक काम करते हैं, अब घर पर चलते हैं। तो जो विवेक होता है वो गुस्से में कहता है, तू होती कौन है मेरे से ये सब कहने वाली, तेरा क्या अधिकार है। निशा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि विवेक ने आज तक ऐसी बातें कभी नहीं करी। निशा को लगा इसने पी रखा है ना, इसलिए। उसके बाद निशा कहती है, अब यहाँ से चलो, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा ठीक नहीं है, चलो। तो उसने उसको जोरदार का धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद निशा ने सोचा इसको पी रखा है, अभी सीरियस नहीं लेती हूँ, उड़ जाती है। तभी निशा का भाई भी उस पार्टी के अंदर शामिल था। निशा का भाई कहता है कि अरे विवेक ऐसा क्या कर रहा है, पागल है क्या, तुम्हें पता है ना घर वाले बहुत मुश्किल से माने और तुम कैसी बातें हरकतें कैसी कर रहा है। वो नीचे गर्दन झुका लेता है विवेक और उसके बाद वो खड़ा रहता है। उसके सभी दोस्त यही कहते हैं कि काम कर भाई, अब घर चलते हैं, रहने देते यहाँ से। तो वो क्या करता है, फिर से गुस्से में बोलता है, तू पागल है क्या, ये होती कौन है। तो फिर वो वहाँ से उठने लगती है। निशा उठकर अपने घर की तरफ आने लगती है अपने दोस्तों से बोलकर। तभी वो निशा को जोरदार का धक्का देता है। निशा कहती है, अब बस, अब मैं सहन नहीं कर सकती। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। वो वहाँ से अपने दोस्त जो लड़कियाँ थी उनके साथ अपने घर पर आ जाती है, जो उन्होंने घर ले रखा था। वहाँ पर आने के बाद वो बैठ जाती है और कहती है, कॉल करती है विवेक के दोस्त को कि उससे बोल देना कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है और उसके सामान को मैं बाहर फेंक रही हूँ। ये कहकर निशा कॉल काट देती है। उसके बाद जो होता है ना, वो तो बहुत बुरा हुआ। अभी कहानी के अंदर देखना होता क्या है। उसके बाद वो क्या करती है, उसकी जो दोस्त थी वो समझाती है कि उसने पी रखी है, तू पागल जैसी हरकतें क्यों कर रही है, तुम्हारा 7 साल का रिलेशनशिप है, तुम क्यों बिगाड़ना चाहते हो। वो बात को संभाल ही रही थी, तभी उसके जो दोस्त थे वो उसको घर पर लेकर आ जाते हैं विवेक को। घर पर लेकर आने के बाद विवेक एक जगह पर बैठा हुआ था। उसने अपने सिर पर हाथ रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी कुछ ज़्यादा तबीयत खराब है। उसके बाद वो थोड़ी देर बैठा रहता है और वो कहता है कि तुम मेरी नानी से बात करा दो। रात के करीब 2:30 बज रहे थे, मेरी नानी से बात करा दो। निशा कहती है, ठीक है बात करा देते हैं, शायद इसको कोई दिक्कत हो रही होगी, हम बात करा देते हैं। तो निशा बात कराती है। उसके नानी ने 3-4 रिंग बाद कॉल उठाई और नानी ने जैसे ही कॉल उठाई, विवेक ने सीधा कहा, नानी वो आ चुकी है और वो मेरे को लेकर जाएगी। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब कहानी के अंदर यहीं से बहुत डरावनी चीज़ें शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उसने कहा कि वो आ चुकी है। निशा के मन में यही चल रहा था, कौन आ चुकी है और किसकी बात कर रही है। उसके बाद वो सब उसको समझाने लगते हैं और वो हरकतें करने लगता है। वो एक जगह बैठा होता है सोफे के ऊपर और ऐसे अकड़ता है जैसे कोई उसके अंदर एंटिटी या कोई अजीब चीज़ आ गई हो। वो अजीब तरीके से अपनी गर्दन को झुकाता है और वो उसके पास जाती है निशा और उसको जोरदार का धक्का देता है वो, और पीछे चल जाती है वो धक्के से।
वो समझ चुकी थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जो भी कर रहा है इसकी बस की बात नहीं है। परंतु निशा को इसके साथ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नानी को बताया मतलब ऐसा इसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो सभी दोस्त अंदर आ जाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो समझता नहीं, अजीब अजीब तरीके की हरकतें करता है। कभी जीभ को बाहर निकालता, खुद बैठ जाता, अजीब तरीके से आंखें निकालता और खुद से बातें करता। तभी उसका एक दोस्त होता है, वो क्या करता है, उसको लगा कि शायद इसको शौक लगाया, मैं इसके एक थप्पड़ मार देता हूँ ज़ोरदार की और ये एकदम से होश में आ जाएगा। तो उसके पास जाता है और विवेक को ज़ोरदार का चटा खच देता है। चटा खचने के बाद वो क्या करता है, विवेक पीछे हटता है और क्या कहता है लेडीज़ की आवाज़ में, तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत। उसके बाद विवेक ने उसको इतना पीटा, उसके दोस्तों ने उसको पीट कर, जो पिट रहा था उसको बाहर ले गए, क्योंकि अगर ये यहाँ रहा तो इसके भी हाथ पैर टूटेंगे और इसका गुस्सा भी शांत नहीं होगा। अब वो सभी से कहता, तुम बचाओगे इसे कोई नहीं बचा सकता, ये इसको लेकर ही जाऊंगी मैं, ये मेरा प्यार है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको लेकर जाऊंगी, ऐसा वो कहता। अब उसने नानी को फिर से कॉल करा निशा ने, क्योंकि बात सर से ऊपर जा चुकी थी। जब नानी को कॉल करा, नानी ने कहा कि तुम एक काम करो, इसको हॉस्पिटल के लिए कॉल करो, एम्बुलेंस को बुलाओ और इसको शांत करो, तब तक हम आते हैं वहाँ पर। उसके बाद निशा कॉल करती है हॉस्पिटल में जब कॉल लगाया गया तो उनकी किस्मत ख़राब थी। निशा को डॉक्टर से जवाब मिला कि अभी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगी आप अपना एड्रेस बता दीजिए, हम तुरंत वहाँ पर आ जाएंगे। उन्होंने एड्रेस बताया, तब तक सभी दोस्त बाहर जा चुके थे, क्योंकि वो अब उसकी हरकतों से बाहर हो चुका था। अब वो इतना डरावना हो चुका था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो दीवार के पास जाता और कहता, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता। निशा अंदर डटी रही, क्योंकि उसको पता था कि मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है। उसको डराने की बहुत कोशिश करी। वो कहती है, वो जो विवेक होता है वो शीशे के सामने जाता है और कहता है, क्या लग रही हूँ ना मैं, तू मुझसे प्यार नहीं करेगा, अरे यार तू तो मेरा यार है रे, ऐसे करती है वो। तभी निशा कहती है, ये विवेक है और मैं इससे प्यार करती हूँ, तू कैसी बातें कर रही है। तो फिर वो कहती है, जो उसकी विवेक के अंदर जो एंटिटी थी वो कहती है, तू इससे प्यार करती है, इसको कोई नहीं बचा सकता, इसको मैं लेकर जाऊंगी। तेरा प्यार, ये तेरा प्यार नहीं, ये मेरा प्यार है, देख तेरे से कितनी सुंदर हूँ मैं। उसका खुद का चेहरे के ऊपर हाथ लगाता है विवेक। वो कहता है, तेरे से कितनी सुंदर हूँ मैं, बिना मेकअप के भी तेरे से अच्छी लग रही हूँ, देख तू। तभी निशा कहती है, वो मेरे बॉयफ्रेंड की बॉडी है। उसके बाद वो दोनों मतलब उसको ज़ोर से वो धमकाने की कोशिश करती है, परंतु वहाँ से नहीं जाती, क्योंकि अगर उसको अकेला छोड़ा विवेक को तो कुछ भी हो सकता है। वो इतनी डरावनी हरकतें कर रहा था, अगर निशा की जगह कोई और होता तो शायद अब तक तो कब का बाहर जा चुका होता। बाहर के जो दोस्त थे वो यही कहते कि निशा कुछ शांत हुआ क्या, कुछ शांत हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हुआ, तो विवेक अब शांत हो चुका था। निशा को लगा चलो अब शांत हुआ, पर आपको पता है ना, खुशियों को नज़र लगती कितने टाइम लगता है। 15 मिनट के बाद फिर से विवेक वही हरकतें करने लगता है। अब इस बार विवेक अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता और कहता, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तेरे पास है, तू नहीं बच सकता। तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी, अब डॉक्टर आ चुके थे। डॉक्टरों ने जब उसकी हालत देखी, उसको काबू में करना बस की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम कैसे काबू करें, परंतु कैसे भी करके उन्होंने विवेक को काबू करा और बेहोश करके उसको बेहोश का इंजेक्शन लगा दिया और वो हॉस्पिटल चले गए। उसके सभी दोस्त और वो हॉस्पिटल के अंदर गए तो फिर नानी जी, मम्मी पापा सब आ चुके थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जाते हैं और सभी वहाँ निशा सा बैठी होती है और सभी उसके दोस्त होते हैं और नानी जी, मम्मी पापा सब आ चुके होते हैं। नानी जी हालत देखती है, निशा नानी जी के पास जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है, विवेक के क्या होता है ये, आप मुझे बताइए। फिर नानी कहती है कि मैं तुमको कहानी बताती हूँ कि इसके साथ क्या होता है। करीब 1800 नहीं, पहले की बात है ये। उसकी नानी उसका फ्लैशबैक बताती है, जब उसके दादा की बात है ये। जो विवेक था वो काफ़ी छोटा था, 1875 की बात है ये, तब की बात है जब इसके दादा थे ना, घर के अंदर दादा दादी, विवेक के पापा मम्मी और ये विवेक बहुत छोटा था। जो दादी थी वो दादा को बिना बताए साल भर तक पता नहीं कहाँ चली जाती थी। एक दिन दादाजी डिप्रेशन में आ गए, उनको लगा अब क्या होगा, तो दादी वहाँ पर आ जाती है
और दादी से कहते हैं, दादाजी कि अगर तुम अब मुझे छोड़कर गई तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। आज की शाम दादी पता नहीं फिर से कहाँ चली गई और दादा ने खुद को ख़त्म कर लिया। जो अपना विवेक है वो दादाजी की काफ़ी क्लोज था, दादाजी को हर घटना बताता था। और अब बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद वो कहती है निशा कि दादी जी कहाँ पर जाती है और इस घटना से विवेक का क्या संबंध। फिर नानी बताती है कि सुन तो सही पूरी बात, मैं बताती हूँ। उसके बाद क्या होता है, वो जो दादी थी वो फिर से वहाँ से चली गई दादाजी के मरने के। दादाजी आज रात को वो गई और दादाजी सुबह तक मर गए। उसके 1 साल बाद दादी घर पर रहने लगी। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, एक दिन की बात है, अब दादी घर पर रहती है। एक दिन की बात है, विवेक के मम्मी और पापा को दोनों को झगड़ा हो जाता है, दोनों को किसी बात पर। और झगड़े में उसकी मम्मी घर को छोड़कर जाने लगती है विवेक की। वो कहती है कि मैं विवेक के साथ अपने मायके जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगी। तभी विवेक के पापा कहते हैं नहीं तुम ऐसा मत करो। उसने कहा नहीं, अब आखिरी में जा रही हूँ, यहाँ से कुछ भी हो जाए। तब विवेक के पापा 2 कदम पीछे हटते हैं और लेडीज़ की आवाज़ में कहते हैं, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। थी लेडीज़ की आवाज़, परंतु बोल आदमी की तरह रहा था। अगर तुम यहाँ से गई तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा और फिर तुम्हें भी। जो विवेक की माँ है वो समझ चुकी थी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कैसे भी करके पंडित जी का व्यवस्था करी। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा कि इनको बहुत पहले की दिक्कत है, क्योंकि जब उसने ऐसा कहा ना, किसने, विवेक के पापा ने, कि मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी, उस टाइम पर विवेक के पापा बेहोश हो जाते हैं। और जैसे विवेक के पापा बेहोश होते हैं, विवेक के अंदर पता नहीं क्या होता है, विवेक अकड़ जाता है। अकड़ने के बाद इतना अकड़ता है उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद विवेक की माँ को चिंता होने लगती है कि विवेक के अंदर हो क्या गया है, जैसे कोई एंटिटी आई हो एकदम से, वैसे विवेक अकड़ जाता है। उसके बाद पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर हवन कराना होगा। हवन कराया गया और ये बताया गया कि तुम्हारे घर के अंदर ही कि तुम्हारे किसी अपने ने, इसकी दादी को आवाज़ आती थी कि यही आ जा, ऐसे करके जैसे उनको आवाज़ आती थी, वो बिना किसी को बताए वहाँ से उठते शमशान घाट जाती थी। उनके ऊपर, उनके द्वारा तुम्हारे घर के ऊपर मारण प्रयोग करवा रखा है। इसी वजह से तुम्हारे दादा भी गए और ये जो विवेक को दिक्कत हुई ना, उसी कारण से हुई है। तो उनके घर पे हवन करवाया गया और हवन के बाद उनको थोड़ी शांति मिली। अब जो ये घटना थी वो विवेक अपनी नानी को हर चीज़ बताता था, उसने नानी को बता रखी थी। अब ये दिक्कत वापस आ गई थी। वहाँ पर नानी आई, नानी ने कहा कि इनको, विवेक को बचपन में जिस पंडित जी ने सही किया था ना, उनको बुलाना पड़ेगा। तो पंडित जी को बुलाया गया, फिर से हवन कराए गए। और पंडित जी जब हवन कर रहे थे तब विवेक कह रहा था, पंडित तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। अगर तूने इसके शरीर से मुझे निकाला तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुझे मार दूंगी। तेरे एक पोता भी हुआ है ना अभी, उसका ख्याल नहीं है तुझे। पंडित जी मंत्र पढ़ते गए और वो उन्हीं के सामने कहीं गायब हो गई और उसके हाथ में लच्छा बांधा गया। पंडित जी ने मंत्र के साथ लच्छा बांधा था विवेक के। उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। आपको क्या लगता है, क्या मतलब वो जो पेड़ के नीचे सुसु किया था, शायद वहीं से कहानी शुरू हुई है? उसके ऊपर घर वालों ने किसी न किसी ने मारण प्रयोग करवा रखा था दादी के माध्यम से। दोस्तों, आपसे क्या ही रिक्वेस्ट रहती है, यही ना कि आप अलर्ट रहिए। मम्मी पापा के सिवा और भाई बहन के सिवा कोई अपना नहीं होता, कुछ भी करवा सकता है। अगर आपके घर के अंदर खुशी है ना, तो सबसे पहले अपने जलेंगे। ठीक है, सेफ रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।